हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो हम करेंगे विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास में हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है प्रथम विश्व युद्ध। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है पहले भी, और वहां पर हमने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को भी हमने देखा था। लेकिन आज यहां पर बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था। ठीक है, और परिणाम के साथ साथ हम आगे बात करेंगे पेरिस शांति सम्मेलन की, वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों की, हम बात करेंगे वर्षाया संधि की, और बात करेंगे राष्ट्र संघ की स्थापना और राष्ट्र संघ की असफलता के प्रमुख कारणों की। ठीक है, तो ये नाम चूंकि अब आपको मिलते रहेंगे, वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र, ठीक है, इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, वर्षाया संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे और कौन कौन सी संधियां की गई, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे अभी आगे आने वाले समय में। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। अब परिणाम क्या है, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध अब समाप्त हो चुका है। जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के उपरांत ही, जर्मनी ने आत्मसमर्पण क्यों किया? वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर। ठीक है, जर्मनी का आत्मसमर्पण हुआ और आत्मसमर्पण होने के उपरांत ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस विश्व युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या निकला, क्या परिणाम था? तो कुछ उन परिणामों को हमने कुछ बिंदुओं पर यहां पर रखा हुआ है। जैसे पहली बात करें, पहला जो बिंदु है इस परिणाम के अंतर्गत, वो है राजतंत्रों की समाप्ति एवं लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, आई बात समझ में? राजतंत्रों की समाप्ति कैसे? क्योंकि इस विश्व युद्ध में कई देशों के राजवंशों ने जो है तो लड़ाई लड़ी। जैसे मैं बात करूं कि उस समय पर जर्मनी में कौन सा वंश चल रहा था? होहेनजोलर्न वंश था, होहेनजोलर्न। ऑस्ट्रिया में कौन सा वंश था? वहां पर राजतंत्र था आपका हैप्सबर्ग राजतंत्र। रूस की बात करूं तो रूस में कौन सा वंश था? वहां पर रोमनोव वंश शासन कर रहा था। मतलब ये राजा, मतलब वहां पे शासक हुआ करते थे, और इन वंशों के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए। ठीक है, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इन देशों की जनता ने आरोप लगाया अपने शासकों पर कि जो जर्मनी की ये जो दुर्गति है इस समय पर विश्व युद्ध की समाप्ति पर, वो उसका प्रमुख आरोप किस पर लगा दिया? होहेनजोलर्न वंश पर। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रिया में ऐसे ही हुआ, हैप्सबर्ग वंश समाप्त हो गया। रूस में, हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के की समाप्ति के पूर्व ही रूस में रोमानोव वंश की समाप्ति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध में रूस का सम्मिलित होना। ठीक है, तो इस कारण इस प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में कई राष्ट्रों के राजवंश जो है वो समाप्त हो गए, और अंततः चलकर इन्हीं राजतंत्रों की समाप्ति के बाद इन्हीं राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना या गणराज्य की स्थापना भी की जाती है। और इसी का परिणाम है कि इससे प्रेरित होकर आगे चल करके लगभग 42 राष्ट्रों में राज्य तंत्र समाप्त होकर के और वहां पर भी गणतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, ये सबसे प्रमुख इसका परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का। इसके बाद बात करें अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और इसी मुद्दे के आधार पर लगभग प्रथम विश्व युद्ध के हमने कारणों में भी देखा था। ठीक है, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और जब आप आगे आने वाले समय पर हम पढ़ेंगे पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में और वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों के बारे में, तो उन सूत्रों में भी इन अल्पसंख्यकों की समस्या, वहां पर उनको उनके निवारण का प्रावधान किया गया था। और उसी निवारण के प्रावधान के अंतर्गत या बात करें वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों के अंतर्गत, इन अल्पसंख्यकों, जो कि ये जो हंगरी है, ये जो पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, ये जो कंट्री है, इनकी नवीन स्थापना की गई इन्हीं अल्पसंख्यकों को मिला करके, और कहा गया कि ये जो अल्पसंख्यक हैं इनके हितों की, इनके स्वतंत्रताओं की, इनके अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। तो ये भी प्रमुख परिणाम था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको मिला करके नवीन राष्ट्र का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीयता की भावना में उदय। तो राष्ट्रीयता की भावना में उदय कैसे हुआ? हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों में से ही एक सूत्र था अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान। तो हालांकि इसका पालन तो किया गया, लेकिन पूर्णतः तरीके से नहीं किया गया। ठीक है, जो प्रभावी राष्ट्र थे उनकी बातों को सुना गया, लेकिन जो छोटे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय थे उनकी बातों की अवहेलना की गई। जिससे हुआ क्या, यहां पर नवीन राष्ट्र तो निर्मित हुए,
लेकिन जिन जिन अल्पसंख्यकों के मुद्दों को नहीं सुना गया, उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। और इसी विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ, उनमें एकता का प्रसार हो गया। और यही एकता हमें राष्ट्रीयता की उदय के रूप में या राष्ट्रीयता की भावना के उदय के रूप में दिखलाई पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास। अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास कैसे हुआ? तो भैया प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। अब इस विश्व युद्ध की विभीषिका इतनी होती है, यहाँ इस विश्व युद्ध में इतने जन और धन की हानि होती है कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था चरमरा जाती है। तो विभिन्न राष्ट्रों के जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उन सब का ये मत होता है कि भाई ये इस विश्व युद्ध को क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, और समाप्त करने के उपरांत में चूंकि ये सभी देशों के राजनीतिज्ञों की एक सम्मिलित मांग थी, और इसी सम्मिलित मांग के फलस्वरूप जो है सभी राज्यों के जो राजनीतिज्ञ हैं वो मिलकर के और वैश्विक शांति, उसकी सद्भाव की स्थापना और वैमनस्यता को समाप्त करने पर बल देते हैं। ठीक है, ये भी एक विश्व युद्ध का प्रमुख प्रभाव है, उसका परिणाम है। और इसी के उपरांत आप देखेंगे कि आगे चल करके 10 जनवरी 1920 में एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, विश्व भर में शांति की स्थापना करना। और वो संस्था है आपकी राष्ट्र संघ। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल करके गहन अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय भावना के विकास के अंतर्गत ही राष्ट्र संघ का स्थापना होती है, पेरिस शांति सम्मेलन में ही वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों में से ही एक सूत्र था कि राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए, ताकि गत भविष्य में ऐसे हानिकारक जो युद्ध है, जो महाविनाशक युद्ध है, वो ना हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, श्रमिक संगठनों का उदय हुआ इस प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत। कैसे हुआ? तो भाई प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो उस चलने के दौरान में ही यही वो श्रमिक वर्ग है जिन्होंने अपने देश के लिए अस्त्र और शस्त्रों का या आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया, ताकि उनके देश का जो वर्चस्व है उस विश्व युद्ध में वो बना रहे। अब जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो इन्हीं मजदूरों ने अपने अधिकारों की, अपने स्वतंत्रताओं की मांग अपने ही शासक वर्ग से करी। तो निश्चित रूप से उनके शासक वर्गों ने उन्हें वो अधिकार, उनकी मांगों को सुना। ठीक है, और इसीलिए इन मांगों को सुनने के उपरांत उन्हें बहुत सारे अधिकार भी प्रदान किए गए। और उसी में से एक प्रमुख प्रभाव पड़ता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएलओ की स्थापना की जाती है। आईएलओ का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 19 अक्टूबर 1919 में की जाती है। ठीक है, इसका भी उस समय पर जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में था, स्विट्जरलैंड में स्थापित किया जाता है। और इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्गों के हितों की सुरक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपार जनधन की हानि। निश्चित तौर पर प्रथम विश्व युद्ध जैसा विश्व युद्ध गत इतिहास में अभी हमने कभी भी नहीं देखा। ठीक है, अगर मैं सम्मिलित रूप से बात करूं, सबसे पहले जन की बात करता हूं, इसके बाद बात करेंगे हम धन की। तो जन की बात करेंगे तो लगभग करोड़ लोग, 6.5 करोड़ लोग मित्र राष्ट्रों की संघ से और धुरी राष्ट्रों की संघ से, मतलब दोनों पक्षों की ओर से कुल कितने लोग इस युद्ध में भाग लिया? तो लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया। ठीक है, और इनमें से लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों की इस युद्ध में मृत्यु भी हुई। ये संख्या कम नहीं है। अब सोचें कि आपकी 1914 और 1918 के मध्य में विश्व की जनसंख्या कितनी रही होगी। तो लगभग इतने लोग उस विश्व युद्ध में समाप्त हो जाना, 1 करोड़ 20 लाख लोग। ठीक है, लगभग 90 लाख लोग अपाहिज होते हैं उस विश्व युद्ध में, और लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, तो इतनी जन की हानि होती है। अगर धन की मैं बात करूं तो लगभग 10 अरब रुपए उस विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं उन राष्ट्रों के द्वारा। और ये जो रुपया है, उस समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका की उतनी तो संपत्ति भी नहीं थी। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उस विश्व युद्ध में अपार जनधन हानि होती है, और इसी का परिणाम होता है कि हर देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है।
ठीक है। और इसी का परिणाम हमें आगे देखने मिलता है 1929 की आर्थिक वैश्विक मंदी के रूप में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका समाजवाद का विकास। समाजवाद का विकास, चूंकि विश्व युद्ध के पहले से ही चूंकि पूंजीवाद जो वादी जो विचारधारा है वो स्थापित तो हो चुकी थी, उसने अपनी जड़ें जमा ली थी, लेकिन ये जो साम्यवादी, ये जो समाजवादी विचारधारा है, इसका अभी जन्म हो रहा था, ठीक है। लेकिन 1917 में रूस में हुई क्रांति के बाद, और चूंकि रूस में प्रथम विश्व युद्ध से पलायन कर लिया, और उसके बाद वो रूस का विकास करने लग जाते हैं लेनिन के नेतृत्व में। और जब रूस का विकास हो रहा होता है एक जगह, और दूसरी तरफ संपूर्ण देश कहां जा रहा है, संपूर्ण विश्व वो गर्त में जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन रूस जो है साम्यवादी विचारधारा के साथ वो प्रगति कर रहा होता है। तो ये जो साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव फिर अन्य देशों पर भी पड़ता है, और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अन्य देश भी इसी साम्यवादी विचारधारा को अपनाने लग जाते हैं, जिससे होता क्या है, अंत में चलकर हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व जो है वो दो गुटों में बढ़ जाता है। एक है पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला गुट, और दूसरा है साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा को मानने वाला गुट। और फिर अंत में हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों गुटों के मध्य जो है एक विचारधारा के अंतर्गत शीत युद्ध प्रारंभ होता है, जो कि 1991 में यूएसएसआर के विखंडन के फलस्वरूप समाप्त होता है, ठीक है। समाजवाद का विकास। फिर नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक परिणाम क्या होता है इस विश्व युद्ध का? अब देखें आप कि इस विश्व युद्ध में जितने भी राष्ट्रों ने भाग लिया, तो अब लड़ने कौन जाएगा? सेना जाएगी। अब चूंकि उतनी संख्या में उनके पास सेना तो थे नहीं, तो इस सेना में मजदूरों को भी सम्मिलित किया गया, किसानों को भी सम्मिलित किया गया। तो जब ये वर्ग सम्मिलित हो गया, अब वो वर्ग जा रहा है लड़ाई लड़ने, तो भाई कृषि कौन करेगा, उद्योग धंधों में काम कौन करेगा? तो यहां पर मौका मिलता है महिलाओं को, ठीक है। इसी विश्व युद्ध का परिणाम है कि पहली बार इतिहास में महिलाएं जो हैं उद्योग धंधों पर काम करने के लिए निकलती हैं, कृषि कार्यों में वो संलग्न हो जाती हैं। और जब यह विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो इन महिलाओं की भी भूमिका को देखते हुए, इनके महत्व को देखते हुए, फिर ये महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जो है अपनी सरकारों से मांग करती हैं, ठीक है। और उसी समय लगभग विश्व भर में जो है तो इनको मताधिकार की बात इनके लिए की जाती है और दिया भी जाता है। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख सामाजिक परिणाम की महिलाओं की स्थिति जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख परिणाम। इनको भी आपको सिर्फ बिंदुओं पर याद रखना है, और किस प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ ये आपको यहाँ पर एक की पॉइंट के तौर पे याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, उसके कारण पढ़ लिए, उसके परिणाम पढ़ लिए। अब विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक संदर्भ में कौन कौन सी घटनाएं घट रही होती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे पेरिस सम्मेलन, फिर विल्सन के 14 सूत्र की बात करेंगे, वर्साय संधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम और उसके प्रभाव को पढ़ने के उपरांत अब देखना यह है कि हमें और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में हमने जो पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें हमने एक आरेख बनाया था, और उस आरेख में हमें इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी बिंदुओं को टच करना है, उनको पढ़ना है, उसके बारे में मैंने उस आरेख में सारे बिंदुओं को लिखा था। तो मैंने यहाँ पर बताया, उस आरेख में बताया था मैंने कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव व परिणामों के उपरांत हम पेरिस शांति सम्मेलन को पढ़ेंगे, हम वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वर्साय की संधि के बारे में, और हम पढ़ेंगे राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ की असफलता के बारे में, ठीक है। तो अभी का जो टॉपिक है वो इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है, मतलब कि पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, वुडरो विल्सन के 14 सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद वर्साय की संधि तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय पर ये सारे पराजित राष्ट्र थे, और इन पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां की गई थी, जो कि मेनली 5 संधियां थी। उनके बारे में हमें पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी संधि है? वर्साय की संधि। उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इकट्ठी करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है आपका वो है राष्ट्र संघ। तो यहाँ पर हम राष्ट्र संघ के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, उसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे उसकी कार्यप्रणाली कार्य करती है, और कैसे उसकी असफलता के कारण कौन कौन से हमें दिखलाई पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन को शुरू करने से पहले
मैं थोड़ा सा पुनः विश्व इतिहास का जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा महायुद्ध था, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये महाभारत से कम रहा होगा, है ना। महाभारत 18 दिन चला, जबकि ये 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन इसकी लड़ाई चली, ठीक है। और बात करें तो महाभारत में सिर्फ आर्यावर्त के सम्राट व शासक ही सम्मिलित हुए, जबकि इस विश्व युद्ध में संपूर्ण लगभग 32 देशों की सेनाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। तो मेरी नजर में यह महाभारत से भी बड़ा युद्ध था। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था वो बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की गोली मारकर की गई हत्या थी, ठीक है। और इसी तात्कालिक घटना के फलस्वरूप ये जो प्रथम विश्व युद्ध रूपी ज्वालामुखी था, इसका विस्फोट हो जाता है और लगभग इसका जो प्रभाव है वो हमें संपूर्ण विश्व में देखने भर में मिलता है। तो अब आपको पता था कि जब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर आक्रमण कर दिया तो बोस्निया की सुरक्षा के लिए सर्बिया था, सर्बिया की सुरक्षा के लिए रसिया था, रसिया की सुरक्षा के लिए फ्रांस था और फ्रांस के साथ मैत्री थी ब्रिटेन की। तो लगभग ये सारे राष्ट्र एक तरफ मिल गए। और ऑस्ट्रिया के साथ कौन कौन था? तो ऑस्ट्रिया के साथ था आपका हंगरी था, आपका टर्की था, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो था आपका जर्मनी, ठीक है। तो ये तो हमने उस समय पर इन सब के बारे में बात की थी कि संपूर्ण विश्व समुदाय जो था वो 2 गुटों में विभाजित हो गया था, है ना। तो अब इन पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि पहले विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है वो 28 जुलाई 1914 को होता है, ठीक है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, ताकि हालांकि जर्मनी जो है अनेक मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा होता है और वो जीत भी रहा होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई, जैसे कि मैं बात करूं उसमें कुछ देशों की, जैसे पहला है आपका इटली। तो प्रारंभ में इटली प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं था, है ना। वो ना तो मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, ना तो ट्रिपल अलायंस की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन 1915 में इटली ने ब्रिटेन के साथ एक गुप्त मतलब संधि की, जिसे कि लंदन की गुप्त संधि कहा जाता है। उस संधि में यह कहा गया कि अगर इटली मित्र राष्ट्रों का साथ देती है और प्रथम विश्व युद्ध जीतने के उपरांत इटली का जो क्षेत्रीय विवाद है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया और आपका हंगरी हो गया, इनके कुछ क्षेत्रों को इटली को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस गुप्त संधि के फलस्वरूप इटली भी 1915 के बाद जो है इस विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया। अब फिर 1917 की घटना क्या घटित हुई कि हमने पढ़ा था कि 1917 में रशिया ने जर्मनी के साथ संधि करके और अपने आप को इस विश्व युद्ध से अलग कर लिया, ठीक है। तो रशिया चूंकि अब मित्र राष्ट्रों की ओर से अलग हो गया, तो मित्र राष्ट्रों की शक्ति कमजोर हो रही थी, तो उसी समय क्या हुआ, यूएसए का इस विश्व युद्ध में प्रवेश होता है, ठीक है। यूएसए का प्रवेश होने से या मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ने से इनकी शक्ति पुनः बढ़ जाती है, और अंत में होता क्या है कि अंततः इन सभी देशों को समर्पण करना होता है, और अंत में जर्मनी जो है आत्मसमर्पण कर देता है। तो बात ये उठती है कि जर्मनी आत्मसमर्पण करता क्यों है? क्या उसकी सैनिक शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी? हालांकि उस समय पर ये जो ग्रुप था, ठीक है, इनका इन राष्ट्रों का, वो लगभग सभी आत्मसमर्पण कर चुके थे, लेकिन फिर भी जर्मनी अनेक मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा था। उसी समय एक व्यक्ति है जो बहुत प्रमुख है, जिनका नाम उस समय पर वो तात्कालिक अमेरिका यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम मिलता है वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन ने ही चूंकि उस समय पर जर्मनी का जो शासक था वो जॉर्ज विलियम कैशर था सेकंड, तो उस शासक से जो है तो उनके संबंध स्थापित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए इस युद्ध का, चूंकि आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, आपकी हार सुनिश्चित है, तो क्यों आप अपनी हानि को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास आप कर रहे हैं, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। हालांकि उन्होंने बोला कि आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि जर्मनी की हार ही हो जाए। तो उन्होंने अपने इन कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया कि नहीं, आप कर दीजिए, आपके साथ जो है तो अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है और अंततः प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के उपरांत जो पहली घटना घटती है वो है आपका पेरिस शांति सम्मेलन।
मतलब कि जो एक तरफ विजित राष्ट्र हैं और दूसरी तरफ आपको ध्यान में रखना ये हारे हुए राष्ट्र हैं, ठीक है। विजित राष्ट्रों की अगर बात होगी तो उन राष्ट्रों में आपका फ्रांस होगा, आपका ब्रिटेन होगा, आपका अमेरिका होगा, आपका इटली होगा। रशिया को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रशिया जो है वो विश्व युद्ध को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो ये दो गुट आपको याद रखने होंगे। तो अब ये जो सम्मेलन है पेरिस शांति सम्मेलन, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के उपरांत इन विजित राष्ट्रों ने अपने कुछ घोषित और अघोषित लक्ष्य निर्धारित किए हुए थे, ठीक है। तो ये घोषित और अघोषित लक्ष्य कौन कौन से थे? अब जैसे कि विश्व युद्ध समाप्त हुआ, काफी अपार जनधन की हानि हुई थी, तो उस जनधन की हानि को कैसे संतुलित किया जाए, इसके लिए ये पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था। अब चूंकि इसके अभी पहले हम लक्ष्य को देखते हैं कि इस पेरिस शांति सम्मेलन जो कि 18 जनवरी 1919 को पेरिस मतलब कि फ्रांस में बुलाया गया, उसके कौन कौन से लक्ष्य थे? तो लक्ष्य था पहला कि मुआवजे का निर्धारण करना। हालांकि जो विजित राष्ट्र थे वो एकदम से अपराधी घोषित कर चुके थे किसको? जर्मनी को, कि प्रथम विश्व युद्ध होने का जो प्रमुख कारण है वो कौन हो? आपके कारण ही हुआ है ये। तो इन सभी राष्ट्रों से किस प्रकार से मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा, ये लक्ष्य वहां पर इस संबंध में यहां पर बात करनी थी सम्मेलन में। फिर नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में वहां पर चर्चा करनी थी इस शांति सम्मेलन में, क्योंकि उस समय पर लगभग जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय यूरोप के देशों में निवास कर रहे थे, उनके अपने हित जो है वो बहुत प्रभावित कर रखे थे वहां के शासकों ने। तो इन अल्पसंख्यकों के हितों की बात करनी थी। इसके बाद बात करें कि उपनिवेशों का निर्धारण करना था। उपनिवेश, तो किसके उपनिवेश? तो उपनिवेश इन हारे हुए राष्ट्रों के, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, बुल्गारिया, जो कि ये तो छोटे छोटे देश हैं। मेनली जर्मनी और ऑस्ट्रिया के जितने भी उपनिवेश थे उस समय पर, उन उपनिवेशों का क्या किया जाना है, क्योंकि ये पराजित राष्ट्र हैं, है ना। आपको पता है कि जो विजित हो जाता है, अब पराजित राष्ट्र की सारी संपत्ति विजित प्रदेश की हो जाती है। तो उन उपनिवेशों का निर्धारण किस किस प्रकार किया जाएगा, फ्रांस कौन सा लेगा, इटली के पास क्या होगा, ब्रिटेन के पास क्या होगा, इसका भी निर्धारण किया जाना था इस सम्मेलन में। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है शांति व सुरक्षा की व्यवस्था क्या करी जाएगी, उस बारे में भी बात किया जाना था। ये तो थे घोषित लक्ष्य, लेकिन इसी पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ अघोषित लक्ष्य भी थे। अघोषित का मतलब है जैसे कि राजनीतिक शून्यता को भरना। राजनीतिक शून्यता का मतलब क्या? कि एक समय पर ऐसा आया कि अनेक राष्ट्रों में राजवंश जो है वो समाप्त हो गए। जैसे मैं बात करूं कि जर्मनी का होहेनजोलेन वंश जो है वो समाप्त हो गया, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य था वो समाप्त हो गया, रशिया का रोमानोव वंश था वो समाप्त हो गया। तो अब वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर राजतंत्र होगा या संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित होगी, इसका निर्धारण करना था ये इस पेरिस शांति सम्मेलन में। हालांकि ये अप्रत्यक्ष रूप से इनके लक्ष्य निर्धारित थे। इसके बाद है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1917 में ही रशिया में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो चुकी थी, और उसके प्रभाव को यूरोप में उसके प्रभाव को रोकने का भी यहाँ पर प्रमुख लक्ष्य किया गया था। और साथ में एक और था कि जो जर्मनी की जो नीतियां होंगी आगे चल करके, उनका जो प्रभाव होगा उस प्रभाव को भी कम करने का यहाँ पर प्रयास किया जाना था, ठीक है। तो चलिए अब बात ये करते हैं कि ये जो पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया कहां पर, पेरिस में कब बुलाया गया? 18 जनवरी 1919 को। तो इस पेरिस सम्मेलन में लगभग 32 देशों को शामिल किया गया। हालांकि ये 32 देश वही हैं जो इस प्रथम विश्व युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था। तो 32 देशों के लगभग कितने प्रतिनिधियों को बुलाया गया? 70 प्रतिनिधियों को बुलाया गया। अब लेकिन इस 70 प्रतिनिधि में मेनली ये 4 प्रतिनिधि हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कौन कौन से थे? इनमें था, एक था आपका क्लीमेंसो फ्रांस का उस समय पर तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। दूसरा है जॉर्ज लॉयड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और तीसरा है वुडरो विल्सन उस समय पर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इसके बाद आता है ऑरलैंडो उस समय पर इटली के प्रधानमंत्री थे। तो मेनली ये 4 प्रमुख लोग ही थे जो कह सकते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन के कर्ता धर्ता थे, ठीक है। लेकिन ऑरलैंडो के मध्य और साथ में क्लीमेंसो के मध्य कुछ विवाद होने के उपरांत ऑरलैंडो जो है वो इस सभा को त्याग करके इस सम्मेलन को छोड़ करके चले जाते हैं।
तो अब जो प्रमुख व्यक्ति बचते हैं वो क्लीमेंसो बचते हैं, जॉर्ज लॉयड होते हैं और वुडरो विल्सन। मतलब कि अब जो है इस पेरिस शांति सम्मेलन का कर्ता धर्ता मात्र ये तीन व्यक्ति ही या ये तीन मुख्य प्रतिनिधि ही निर्धारक कर्ता बन जाते हैं। तो बात यह आती है कि ऑरलैंडो ने इस शांति सम्मेलन को क्यों अस्वीकार कर दिया। तो फिर हम पहुंचेंगे कि 1915 में जो लंदन की गुप्त संधि हुई थी मित्र राष्ट्रों और इटली के साथ, आपको याद है, जिसके कारण इटली प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। तो इस पेरिस शांति सम्मेलन में जब इटली ने अपनी बात को दोहराने का प्रयास किया कि आपको याद है वो गुप्त संधि, आपको मुझे ये क्षेत्र जो है देने पड़ेंगे, तो क्लीमेंसो ने देने से साफ इनकार कर दिया कि हम आपको अभी कोई भी क्षेत्र देने से अभी हम तैयार नहीं हैं। तो इस बात पर ऑरलैंडो नाराज हो जाते हैं और वो जो है तो इस सम्मेलन का बहिष्कार करके चले जाते हैं। तो चलिए अब बात आती है कि ये जो तीन प्रतिनिधि हैं ये प्रमुख प्रतिनिधि हैं। अब बात आती है कि जो पेरिस शांति सम्मेलन है उसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, मतलब किस आधार पर हम यह तय करेंगे कि इन 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 निष्कर्षों पर हमने जो अभी लक्ष्य घोषित किए हैं उन लक्ष्यों के निष्कर्षों पर हम किस प्रकार पहुंचेंगे। तब वहां पर बात आती है वुडरो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम की। ठीक है, अब चूंकि वुडरो विल्सन फिर ये तय करते हैं कि मेरे ये 14 सूत्र हैं और इन्हीं 14 सूत्रों को इस पेरिस शांति सम्मेलन के कार्यों का प्रमुख आधार बनाया जाए। लेकिन कुछ जो और प्रतिनिधि होते हैं वो कहते हैं विल्सन से कि ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन ये पेरिस शांति सम्मेलन हो जाए और इसके बाद हम फिर जो है तो आपके 14 सूत्रों पर और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो आपने बात कही उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मना इसलिए किया क्योंकि उनका कहना था कि पेरिस शांति सम्मेलन का आधार ही मेरे ये 14 सूत्र हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आए कि पेरिस शांति सम्मेलन क्या था। तो पेरिस शांति सम्मेलन जो है तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर मित्र राष्ट्रों के द्वारा पेरिस में बुलाया गया एक सम्मेलन था जो 18 जनवरी 1919 को पेरिस में बुलाया गया। ठीक है, इसके प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से थे वो मैंने आपको बताया, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम वुडरो विल्सन के 14 सूत्र। तो कौन कौन से वो 14 सूत्र थे जिन्हें इस पेरिस शांति सम्मेलन का प्रमुख आधार बनाया गया। तो वुडरो विल्सन ने सबसे पहला जो उनका सूत्र है, यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उसको मैं डिटेलिंग कर दूंगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एग्जाम में आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। तो वुडरो विल्सन थे कौन, वो हमने अभी तक जाना कि वो यूएसए के तत्कालिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण भी किया था। तो उनके जो 14 सूत्र हैं उनमें पहला जो सूत्र है वो है कि सार्वजनिक एवं खुले समझौते हों। कि अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से गुप्त संधियां कर रहा था। ठीक है, अब उन्होंने बोला अब जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो आपसी समझौते के तहत लिए जाएंगे, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से खुले समझौते होंगे, मतलब अब गुप्त संधियां बिल्कुल भी नहीं स्वीकार की जाएंगी। पहला सूत्र। दूसरा था कि विश्व के सभी राष्ट्रों में व्यापार के संदर्भ में समानता स्थापित की जाए। ठीक है, तीसरा है आपका कि समान निशस्त्रीकरण कर दिया जाए। विश्व के जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं उन शक्तिशाली राष्ट्रों में समान मात्रा में निशस्त्रीकरण कर दिया जाए। मतलब कि आपको सिर्फ अपने देश की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करने के लिए ही आपके पास उतने ही शस्त्र होने चाहिए, उससे ज्यादा शस्त्र नहीं होने चाहिए। तो ये जो लागू होगी ये बात हर राज्य पर, हर राष्ट्र पर लागू होगी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। इसके बाद बोला गया कि जलीय सीमा से परे नौ संचालन को स्वतंत्र कर दिया जाए। इसका मतलब कि हर राष्ट्र की अपनी एक आंतरिक जलीय सीमा होती है और उसके बाद फिर वो सामुद्रिक सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत निर्धारित होती है। जैसे भारत की है, वेस्ट ऑफ बंगाल का कुछ क्षेत्र उस भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है, उसके बाद जो है फिर अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लागू हो जाते हैं वहां पर। तो बोला ये गया कि चाहे वो युद्ध काल का समय हो, चाहे वो शांति काल का समय हो, अगर जो जलीय क्षेत्र अगर किसी भी देश के बाहर का है तो वो सभी देशों के लिए खुले होंगे, वहां पर लोग जो है व्यापार आवागमन के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारण किया गया रूस, चूंकि रूस उस समय तक जो था तो प्रथम विश्व युद्ध से हट चुका था और जिसके कारण मित्र राष्ट्र जो है रूस से
खफा भी थे और इस आधार पर मित्र राष्ट्रों ने रशिया पर अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया था। तो रूस के संदर्भ में बोला यह गया कि रूस से सभी सेनाओं को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इसके बाद इटली का भी प्रश्न था, जो कि इटली ने, आपको पता है लंदन की गुप्त संधि में उसको कुछ वादे किए गए थे, तो उन वादों को निभाने का भी इस 14 सूत्रों में प्रावधान किया गया था कि इटली को जो उसके ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्र हैं, जर्मनी के कुछ क्षेत्र हैं, अबिसिनिया का कुछ क्षेत्र है, उसको जो है तो देना पड़ेगा। और इटली के सीमा विवादों का भी निर्धारण इसी 14 सूत्रों में था। इसके बाद था फ्रांस के संदर्भ में कौन सी बात थी? फ्रांस के संदर्भ में आपको पता है कि हमने पढ़ा था फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि जर्मनी और फ्रांस के मध्य हुई थी, जिसमें कि जर्मनी ने फ्रांस के अल्सास और लॉरेंस क्षेत्र को ले लिया था। तो अल्सास और लॉरेंस क्षेत्र को पुनः फ्रांस को देना भी इसमें प्रावधान किया गया वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों में, कि जर्मनी अब पुनः जो क्षेत्र लिया था फ्रांस से, वो फ्रांस को वापस कर देगा। इसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी में कुछ सीमा विवादों का निर्धारण भी इस प्रावधान में सम्मिलित किया गया था कि इन दोनों देशों के मध्य जो सीमा निर्धारण संबंधी विवाद है वो भी हल कर दिया जाएगा। इसके बाद टर्की की, टर्की आपको पता है कि टर्की चूंकि यहाँ पर अभी मुस्लिम साम्राज्य कायम है ना, तो अब इस साम्राज्य के अंदर बहुत सारे ईसाई राष्ट्र भी आते थे, ठीक है, तो उन ईसाई राष्ट्रों की स्वतंत्रता का भी प्रावधान जो है इन्हीं 14 सूत्रों में किया गया था। इसके बाद है पोल जाति का मुद्दा। अब पोल जाति क्या थी? जो कि ये एक अल्पसंख्यक जाति थी। इन अल्पसंख्यक जाति के संदर्भ में भी वहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया था कि पोल जातियों को अलग करके एक अलग सा पोलैंड बना दिया जाए। और फिर बाद में जब आप वर्साय की संधि पढ़ेंगे तो उसके प्रावधानों में ये पाएंगे कि वाकई में ऐसा जो वुडरो विल्सन का जो सूत्र उन्होंने दिए थे, उनमें से हालांकि बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातों को जो है उनको माना गया था। तो इसके बाद इन्हीं 14 सूत्रों में जो सबसे आखिरी सूत्र था वुडरो विल्सन का, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्र संघ की स्थापना। यहां पर आपको समझना यह है कि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ये दोनों अलग है, ठीक है, कि सबसे पहले स्थापित होता है आपका राष्ट्र संघ, और इसके बाद जब हम पढ़ते हैं 24 अक्टूबर 1949 में यूएनओ की स्थापना की गई थी, ठीक है, वो न्यूयॉर्क में की गई थी, यूएसए में, जबकि इस यूएनओ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, ठीक है। अगर हम ऐसा बोले कि जो राष्ट्र संघ है वो अग्रगामी है यूएनओ का, मतलब कि पहले ये आया और इसके बाद जब ये असफल हुआ, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत जो है 24 अक्टूबर और 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई। लेकिन आपको अभी इनके बारे में हम पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है, चलिए। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई कि वुडरो विल्सन के 14 सूत्र कौन कौन से थे, और इन्हीं 14 सूत्रों को प्रमुख आधार बनाया गया था इस पेरिस शांति सम्मेलन में, ठीक है। तो अब आपको हो सकता है पेरिस शांति सम्मेलन ये 3 मार्कर में पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। वुडरो विल्सन के 14 सूत्र तो मुझे नहीं लगता कि वो मेंस का क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्या क्या थे उनके सूत्र में। अब बात आती है जो दूसरा चैप्टर है, थर्ड पॉइंट है आपका कि पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां। तो मैंने अभी आपको बताया था कि चूंकि जो जितने भी मित्र राष्ट्र थे, उन मित्र राष्ट्रों ने एकदम से जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम का जो कसूर था वो जर्मनी पर थोप दिया कि प्रथम विश्व युद्ध होने के पीछे आप ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इसी के सर ठिकरा भी फोड़ा गया। अब एक तरफ थे विजित राष्ट्र और एक तरफ थे पराजित राष्ट्र। तो इन पराजित राष्ट्रों के साथ एकदम से सभी के साथ संधियां की गई, और उन्हीं संधियों को सम्मिलित रूप से हम पढ़ते हैं कि पराजित राष्ट्रों के साथ कौन कौन सी संधियां की गई। तो इन संधियों में हालांकि सभी संधि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिछली बार 2018 के मेंस में या 17 के मेंस में न्यूली की संधि के बारे में पूछा गया था 3 मार्कर में, ठीक है। तो आपको 3 मार्कर में इनको भी कंप्लीट करके रखना है, सभी के बारे में, ये 5 संधियों के बारे में। लेकिन इसके बाद जो प्रमुख है वर्षाय की संधि, वो हम पढ़ेंगे। चलिए, तो जो पहली संधि है वो है आपकी वर्षाय की संधि, और वर्षाय की संधि इसके साथ मित्र राष्ट्रों ने किसके साथ की?
जर्मनी के साथ की, और जर्मनी ने इस वर्साय की संधि पर कब साइन किए? 28 जून 1919 में। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो वर्साय की संधि हुई, हालांकि पेरिस शांति सम्मेलन जो है वो चल रहा होता है, और आपको ये मानकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आप अगर किसी क्षेत्र या राष्ट्र के से आप एक समझौता करना चाह रहे हो, और ये जो समझौता उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक प्रारूप तैयार किया, किसने? इन्हीं प्रतिनिधियों ने, और मेनली उसकी अध्यक्षता की थी क्लेमेंसो ने, जो कि फ्रांस के पीएम थे। तो वर्साय की संधि में जितने भी प्रावधान किए गए, वो प्रावधान जर्मनी के बिना के प्रतिनिधियों के बिना बनाए गए। कहने का मतलब है, अगर मैं सिंपल बात करूं कि मैं ये कह दूं कि हमें पाकिस्तान के संविधान का निर्माण करना है, और पाकिस्तान के संविधान का निर्माण कौन करेगा? उनके संविधान सभा से नहीं पूछा जाएगा, उसका निर्माण भारत की संसद करेगी। ठीक है, आप संधि कर रहे हो जर्मनी से, तो जर्मनी के प्रतिनिधियों को बुलाओ और बात करो कि कौन कौन से इसमें चीजों को हम डाल रहे हैं, आप कितना कर पाओगे कितना नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं किया गया, सीधा मसौदा यहां से तैयार किया गया पेरिस शांति सम्मेलन में, और उनको सीधे पकड़ा दिया गया कि ये लीजिए आप, और ये इस पर आपको साइन करना है। ठीक है, 7 मई को ये ड्राफ्ट, ये जो प्रस्ताव है वर्साय की संधि का, 7 मई 1919 को जर्मनी के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाता है कि आपको इस पर साइन करना है पेरिस आकर। ठीक है, और अगर आपने साइन नहीं किया तो आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो हालांकि इस घटना के कारण जो जर्मनी के शासक थे विलियम कैसर, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, अपने राज सिंहासन को छोड़ दिया, और इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका नाम शायद गुस्ताव बबीर है। गुस्ताव बबीर महोदय फिर इस वर्साय की संधि पर 28 जून 1919 को साइन करते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये भी माना गया कि जब ये जर्मनी के प्रतिनिधि जाते हैं पेरिस में, तो पेरिस की सड़कों पर जब वो निकल रहे होते हैं तो वहां की जनता के द्वारा उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, उनको भद्दी भद्दी बातें कही जाती हैं, क्योंकि सभी मित्र राष्ट्रों ने एक तरफ से इस प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख जिम्मेदार किसको माना था? जर्मनी को ही माना था। तो लगभग सभी जो फ्रांस वासी थे वो बड़ी ही निकृष्ट भावना से देख रहे थे उन जर्मनी के प्रतिनिधियों को। तो ये एक अपमानजनक संधि थी, एक तरफा संधि थी, ये सिर्फ बदला लेने की एकमात्र कोशिश थी, जो हमने फ्रैंकफर्ट की संधि में पढ़ा था। हमने वहां पर बताया था कि ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि है, इसी अपमानजनक संधि का बदला लेता है फ्रांस, जो है वर्साय की संधि में बहुत कड़े प्रतिबंध लगा करके। ठीक है, तो वर्साय की संधि के बारे में हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वर्साय की संधि के प्रमुख प्रावधान का वर्णन करिए। ये एक प्रमुख बड़े मार्कर मतलब 15 मार्कर का क्वेश्चन बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है वर्साय की संधि से संबंधित वर्साय संधि के दोषों को बताइए, या वर्साय संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं 6 नंबर में और 15 मार्कर में, जबकि वर्साय संधि ये अपने आप में 3 मार्कर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट संधि है वो सेंट जर्मन की संधि है। ठीक है, सेंट जर्मन की संधि जो है मित्र राष्ट्रों के द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ की जाती है, और ऑस्ट्रिया सेंट जर्मन की संधि में 10 सितंबर 1919 को साइन करता है, और इस पर भी काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इसके उपनिवेशों को इससे छीन लिया जाता है, और हर्जाने के रूप में कुछ एक मोटी रकम देने के लिए भी इस सेंट जर्मन की संधि में प्रावधान किया जाता है। ठीक है, और साथ में साथ सैनिक प्रतिबंध भी लगाया जाता है कि अब आपको सैनिक इतनी सीमित मात्रा में आपको रखना पड़ेगा। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं न्यूली की संधि। न्यूली की संधि जो है ये बुल्गारिया के साथ की जाती है, और बुल्गारिया इस संधि पर 27 नवंबर 1919 को साइन करता है। ठीक है, 27 नवंबर 1919 को। ठीक है, अब इस संधि में क्या प्रावधान लगभग वही है। हालांकि जर्मनी जैसे प्रावधान तो नहीं, लेकिन अगर मैं वर्साय की संधि को छोड़ दूं और बाकी मैं इन सभी संधियों की बात करूं तो उनके प्रावधान लगभग आपको एक जैसे मिलेंगे कि उसमें क्या था, उनके उपनिवेशों को उनसे छीन लिया गया, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, उन पर सैनिक प्रतिबंध लगा दिए गए कि आपको इतनी सीमित मात्रा में आपको सैनिक संख्या रखनी पड़ेगी। बस
इसके बाद न्यूली की संधि हो गई आपको बुल्गारिया के साथ की गई। इसके बाद है आपका ट्रियानो की संधि। ट्रियानो की संधि हंगरी के साथ की जाती है और हंगरी इस संधि पर 4 जून 1920 को साइन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सीवर्स की संधि। सीवर्स की संधि टर्की के साथ की जाती है और टर्की इस संधि पर साइन करता है 10 अगस्त 1920 में। मतलब कि ये जो ऊपर की 3 संधियां हैं, वर्साय की संधि, सेंट जर्मन की संधि, न्यूली की संधि, ये 1919 में कर ली जाती हैं और ट्रियानो में सीवर्स की संधि ये 1920 में की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख संधियां थी जो कि मित्र राष्ट्रों की ओर से पराजित राष्ट्रों के साथ की गई, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये 3 मार्कर में आपको तैयार करना है। अब रही बात वर्साय की संधि की, तो वर्साय की संधि की मैं बात अलग से अभी करूंगा कि वर्साय की संधि के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। उनमें हम राजनीतिक प्रावधानों को पढ़ते हैं, हम आर्थिक प्रावधानों को पढ़ते हैं, हम सैनिक प्रावधानों को या सैन्य प्रावधानों को पढ़ते हैं, ठीक है। और वर्साय संधि के प्रमुख दोष कौन कौन से थे इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो है संक्षिप्त में आपके पास ये 5 संधियों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका राष्ट्र संघ की स्थापना। तो वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों में जो सबसे आखिरी सूत्र था वो सूत्र था राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक शांति व सुरक्षा को बनाए रखने, साथ ही सभी देशों को निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जो है तो 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर राष्ट्र संघ की स्थापना जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई, ठीक है। तो सबसे पहली बात आता है कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसकी राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रावधान कहां पर था। तो स्थापना का प्रावधान था वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों में से एक सूत्र था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब, जैसे कि राष्ट्र संघ का ऐसे निर्माण तो हो नहीं गया ना, उसके लिए एक विधिवत उसकी कार्य पद्धति क्या होगी, कैसे ये काम करेगा, इसके उसका उद्देश्य क्या होगा, इसका संविधान क्या है, सबके बारे में विस्तृत वहां पर विवरण दिया गया। तो अब राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, 10 जनवरी 1920 को हुआ। हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं संविधान के बारे में, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि राष्ट्र संघ की प्रस्तावना का जो पहला उल्लेख हमें मिलता है वो वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों में मिलता है। तो अब जब बात आती है कि राष्ट्र संघ की का संविधान के निर्माण की, तो आपको पता है कि संविधान निर्माण के लिए एक पहले तो एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसका एक प्रारूप बनाया जाता है। तो उस प्रारूप जो समिति गठित की गई थी, उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, वुडरो विल्सन को बनाया गया। उन्होंने राष्ट्र संघ के संविधान का प्रारूप भी बनाया और साथ ही राष्ट्र संघ के संविधान का निर्माण के लिए जो सभा गठित करी गई, उस सभा का अध्यक्ष भी वुडरो विल्सन को बनाया गया, ठीक है। तो संविधान का निर्माण और संविधान के प्रारूप ये दोनों किसने काम किए, ये वुडरो विल्सन के द्वारा किए गए। लेकिन कुछ जो अन्य प्रावधान हैं राष्ट्र संघ के, उन प्रावधानों का निर्माण ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया, ठीक है। अब मैं बात करूं कि राष्ट्र संघ के संविधान में है क्या। तो राष्ट्र संघ के संविधान में एक आप प्रस्तावना मिलती है और 26 धाराएं मिलती हैं, ठीक है। क्या है, एक प्रस्तावना और 26 धाराएं। ये बात हो गई राष्ट्र संघ के संविधान की। अब मैंने बात की थी कि राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि सभी राष्ट्रों को निशस्त्रीकरण के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि प्रथम विश्व युद्ध जैसी भयंकर विभीषिका हमें आगे इतिहास में दिखलाई ना पड़े। साथ ही इसका था कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही था कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था कायम की जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो पेरिस शांति सम्मेलन था, पेरिस शांति सम्मेलन में ये जो प्रमुख संधियां की गई, उन सभी संधियों को लागू करवाना था, ठीक है। तो इसलिए इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य के तहत की गई। अब बात करते हैं इसके संगठन के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र का संगठन कैसा था। तो बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो की प्रथम 7 धाराएं हैं, उन 7 धाराओं में संयुक्त राष्ट्र के संगठन का प्रावधान किया गया था,
ठीक है। अब चूंकि इसके संगठन में हमने अभी बात की थी कि कुल कितनी धाराएं हैं, कुल 26 धाराएं हैं। तो बात ये हुई थी कि कौन कौन से सदस्य देश इस राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी इस प्रथम विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्र थे, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, बुल्गारिया हो, हंगरी हो, टर्की हो, इन सभी पराजित देशों को इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया गया था। और जितने विजित राष्ट्र थे वो तो ऑलरेडी इसके मेंबर हो चुके थे, लेकिन ये जो पराजित राष्ट्र थे इस राष्ट्र संघ की के मेंबर वो प्रारंभ में नहीं थे। हालांकि इसके संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि आगे चल करके भी इन राष्ट्रों को इस राष्ट्र संघ का मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन कब, जब साधारण सभा के लगभग 2/3 सदस्य जो हैं इस पर अपना मत दे दें। तो जो पराजित राष्ट्र थे और साथ में जिन्होंने युद्ध को छोड़ दिया था, जैसे कि रशिया हो गया, इटली हो गया, इनको प्रारंभ में ये जो है राष्ट्र संघ के सदस्य मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो ये तो थी बात इसके संगठन की। तो अब बात करते हैं कि इसके संगठन के अंतर्गत ये 5 प्रमुख इकाइयों को शामिल किया जाता है। ये 5 इकाइयों में पहली है आपका साधारण सभा, दूसरा है आपका परिषद के बारे में, तीसरा बात करेंगे सचिवालय के बारे में, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, और पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा आपसे कि आप पढ़ते हो, अभी फिलहाल हम राष्ट्र संघ को नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को, हम पढ़ते हैं यूएनओ को। यूएनओ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, और इसके ये जो कुछ संगठन हैं, ये जो आप संगठन यहां पर देख रहे हैं, आप यूएनओ को जब पढ़ते हो तो वहां पर भी आप इन्हीं संगठनों के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, उसमें से आप श्रम संगठन के बारे में नहीं पढ़ते हो। तो इसमें कुछ अंतर आपको मिलेगा, जैसे कि इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्र संघ के संगठन में जो पहली है आपका इकाई वो है साधारण सभा। तो साधारण सभा में कौन कौन से मेंबर्स होंगे? मैंने बात की कि जितने प्रारंभ में लगभग 23 सदस्यों को, 23 राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया गया था, जो कि कहीं न कहीं या तो वो विजित राष्ट्र थे या कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने विजित राष्ट्रों की मदद की थी। तो इस आधार पर ये 23 सदस्य बना दिए गए। अब साधारण सभा जो थी, जैसे अब मैं बात करूं संसद की, ठीक है, तो इसमें यह बोला गया कि जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं वो अपने 3 प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं इस साधारण सभा में, लेकिन उन तीनों प्रतिनिधियों के बहुमत का मूल्य जो है वो एक बहुमत की एक वोट ही उसका माना जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कि जो जब नया सदस्य कोई इसका मेंबर बनेगा तो इसी साधारण सभा के 2/3 बहुमत से उस मेंबर को जो है तो राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाएगा। यदि किसी मेंबर को निकालना भी है तो भी 2/3 बहुमत से अगर बहुमत पास हो जाएगा तो उस राष्ट्र को जो है राष्ट्र संघ की सदस्यता उसकी बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसी साधारण सभा का जो बैठक है वो प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होता है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रावधान किए गए। साथ में साधारण सभा के कुछ कार्य भी निश्चित किए गए। इसके कार्य क्या होंगे? इसके कार्यों के अंतर्गत जैसे कि अंतरराष्ट्रीय शांति व व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी अगर कुछ कार्य सिद्धांत प्रस्तावित हैं तो उन पर चर्चा करना है। ठीक है, जो बजट है उस पर भी चर्चा करने का प्रमुख कार्य जो है साधारण सभा को ही दिया गया। इसके बाद बात करते हैं परिषद की। ठीक है, तो उस समय पर ये संविधान में ही प्रावधान था राष्ट्र संघ कि इस राष्ट्र संघ के 5 जो हैं स्थायी मेंबर होंगे और 10 जो हैं अस्थायी मेंबर होंगे। ठीक है, लेकिन बाद में चल करके थोड़े वर्षों बाद ही इसके स्थायी संघों की संख्या, स्थायी सदस्यों की संख्या जो है 4 हो जाती है। ठीक है, तो प्रारंभ में राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य थे। कौन कौन से थे? उनमें हम पढ़ते हैं अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जापान था और इटली। ये 5 मेंबर थे राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य।
अभी भी हम पढ़ते हैं ना, यूएनओ के 5 स्थायी मेंबर हैं, वो कुछ अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर 5 ही मेंबर थे। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली। लेकिन मैंने बताया कि बाद में इसके 4 मेंबर हो गए, तो एक कौन कम हो गया? वो कम हो गया यूएसए, अमेरिका। वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की सदस्यता से अपना नाम वापस ले लिया। ये है ना थोड़ा सा ताज्जुब की बात कि वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर ही राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और बाद में वुडरो विल्सन ने ही इसकी सदस्यता लेने से मना कर दिया। इसका कारण क्या था? इसका जो प्रमुख कारण था वो था कि वुडरो विल्सन ने पेरिस शांति सम्मेलन के लिए जो अपने प्रमुख आधार बनाए और बाद में ये जो संधियां की गई, इन संधियों का जो आधार था वो वुडरो विल्सन के सूत्र नहीं थे, है ना। उन्होंने बात करी थी समान निशस्त्रीकरण की, उन्होंने बात करी थी व्यापार में समानता की, लेकिन जब ये संधियां की गई इन पराजित राष्ट्रों के साथ तो उनके इन सूत्रों को मूल आधार नहीं बनाया गया। तो इसी बात से उन्होंने इस पेरिस शांति सम्मेलन का बहिष्कार करते हुए और राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग दिया, ठीक है। इसलिए फिर हम पढ़ते हैं कि राष्ट्र संघ में 5 नहीं 4 स्थायी मेंबर थे, ठीक है। और फिर कालांतर में 10 जो अस्थायी मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ती गई और लगभग 15 अस्थायी मेंबर कर दिए गए। तो ये तो बात थी परिषद की। इसके बाद सचिवालय था, ठीक है। सचिवालय इसका भी राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग था और इसका जो प्रमुख था होता है वो महासचिव कहलाता है। जैसे अभी यूएनओ का भी महासचिव होते हैं, उसी प्रकार उस समय पर राष्ट्र संघ में महासचिव के पद का सृजन किया गया, ठीक है। अब जो था इसका प्रमुख कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य था कि जो साधारण सभा है उसकी जो सदन की जो बैठक होती है, उसकी जो कार्यवाहियां होती है उनको लिखित रूप में देना और साथ ही साथ जो वैश्विक समुदाय है, जो राष्ट्र है, उनके मध्य शांति व व्यवस्था को कायम करना, ठीक है। यही उनका प्रमुख कार्य था। इसके बाद बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में, 29 अक्टूबर 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये राष्ट्र संघ का एक अंग तो नहीं था, लेकिन चूंकि इसी समय पर इसकी स्थापना की गई और राष्ट्र संघ के अंतर्गत की गई और चूंकि जो राष्ट्र संघ का बजट था उसी बजट से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अपने कार्यों को संपादित करता था, इसलिए हमने यहां पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को भी लिखा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 29 अक्टूबर 1919 में। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो नाम से स्पष्ट है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय जो भी श्रमिक संगठन होंगे, जो समुदाय होंगे, उनके हितों को सुरक्षित रखना, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसकी स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 20 दिसंबर 1920 में 20 दिसंबर 1920 में की गई। कहां की गई? इसका हेडक्वार्टर बनाया गया हेग में। हेग कहां है? ये नीदरलैंड है, ठीक है। नीदरलैंड में एक स्थान है हेग। तो हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 20 दिसंबर 1920 में की गई। अब प्रारंभ में हमने जैसे पता कि प्रारंभ में इसके जो है 11 सदस्य रखे गए, जिसमें 11 मेंबर्स होंगे और उन मेंबरों का कार्यकाल जो होगा कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का होगा, ठीक है। लेकिन कालांतर में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? इसमें 15 सदस्य होते हैं और हर सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का रखा गया? 9 वर्ष का। ये प्रावधान अभी भी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को हम आज भी पढ़ते हैं कि वो एक यूएनओ का अंग है। हम पढ़ते हैं परिषद के बारे में, हम पढ़ते हैं साधारण सभा के बारे में, हम पढ़ते हैं सचिवालय के बारे में, ठीक है। तो ये लगभग जो कुछ आपने अभी राष्ट्र संघ के बारे में, इनके बारे में अभी पढ़ा, तो ये आप यूएनओ के बारे में भी पढ़ते हो, ठीक है, कि कुछ संरचना हमें वैसी यूएनओ में भी दिखाई पड़ती है जो कि उस समय पर राष्ट्र संघ में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये तो बात थी राष्ट्र संघ की स्थापना के संदर्भ में। अब इससे जो क्वेश्चन निकलकर सामने आता है वो है कि राष्ट्र संघ की असफलता के कौन कौन से कारण हैं, कि मतलब वो कौन कौन से उस समय पर कारण हमें दिखाई पड़ते हैं जिसके कारण राष्ट्र संघ की स्थापना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जो है समाप्त हो जाता है, मतलब कि मिट जाता है और हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमें एक नवीन महायुद्ध देखने मिलता है। तो
अब जो क्वेश्चन है वो वर्साय की संधि के प्रावधान, वर्साय संधि के प्रमुख दोष और साथ में राष्ट्र संघ की असफलता के प्रमुख कारण हैं। अब हम इन पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा लेंथी तो है जरूर, लेकिन आपको अगर आपने इसको सही ढंग से देखा है, समझा है, तो ये आराम से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक बार नहीं आता है तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को दोबारा देखें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जब भी आप किसी भी वीडियो को देखें तो अपने साथ कागज और पेन हमेशा साथ रखें, ठीक है? क्योंकि आप जो चीज लिखते हो वो चीज आपको ज्यादा क्लियर आती है। अगर जब आपने अपने कागज पेन जब आप उठाओ और जब आपने सारे नोट्स वहां पर तैयार कर लिए, तो आप अपने नोट्स के हिसाब से अपना जो है माइंड सेटअप तैयार करो। अगर आपको समझ में आता है तो ही तो मेरे इस वीडियो का मतलब होगा, अन्यथा फिर तो चल ही रहा है सब कुछ, ठीक है? तो ये आपको देखना है। अब हम बात करते हैं, पहुंचते हैं वर्षाया की संधि में। चलिए अब हम बात करते हैं वर्षाया संधि के प्रमुख प्रावधानों की। तो हमने अभी तक ये देखा कि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ की गई संधि को ही हम वर्षाया संधि के नाम से जानते हैं। चूंकि मैंने आपको भी बताया कि मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रमुख अपराधी घोषित किया था वो किसे किया था? जर्मनी को, ठीक है? इसलिए ये जो मसौदा, ये जो वर्षाया संधि के प्रमुख प्रावधान डाले गए, ये जर्मनी के प्रतिनिधियों के बिना डाले गए, मतलब उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया। और पेरिस शांति सम्मेलन में वर्षाया संधि के में ये सारे प्रावधान, जो कि ये प्रारूप तैयार किया गया था और कहा जाता है कि इस प्रारूप में कुल 439 धाराएं रखी गई थी, ठीक है? और उन सभी 439 धाराओं में ही ये सारे प्रावधान जो है किए गए कि हम जर्मनी में किस किस प्रकार के प्रतिबंध आरोपित करेंगे। तो चलिए उनमें कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात कर ले। इन्हीं प्रावधानों को हम 3 प्रावधानों के अंतर्गत देखेंगे। पहला है आपका राजनीतिक प्रावधान, दूसरा है आपका आर्थिक प्रावधान और तीसरा है आपका सैन्य प्रावधान, ठीक है? सैन्य प्रावधान, आर्थिक प्रावधान और राजनीतिक प्रावधान। तो पहला बात करते हैं हम कि राजनीतिक प्रावधानों के अंतर्गत जर्मनी में क्या क्या व्यवस्थाओं को बदल दिया गया, ठीक है? तो पहला है आपका क्या कि जर्मनी की सीमा में परिवर्तन कर दिया गया, कि जर्मनी की तत्कालीन समय में जो सीमा रही होगी उस सीमा को क्या कर दिया गया, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। इसके बाद दूसरा है अल्सास और लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया। क्योंकि अगर हम बात करें थोड़ा सा पहले की 1870 में, तो हमने देखा था कि 1870 में हुआ क्या था, फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ था, प्रसा का युद्ध हुआ था बिस्मार्क के नेतृत्व में और नेपोलियन तृतीय जो कि फ्रांस के तत्कालिक शासक थे। तो उस युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस से फ्रैंकफर्ट की संधि की और उसी संधि के तहत जर्मनी ने फ्रांस से अल्सास और लॉरेंस का क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये लौह अयस्क और कोयला बहुल क्षेत्र था, ठीक है? तो अब क्या कर दिया गया कि पेरिस वर्साय की संधि में प्रावधान कर दिया गया कि अल्सास लॉरेंस का जो क्षेत्र पहले से ही फ्रांस का था अब फ्रांस को वापस कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि पोल जाति को सम्मिलित कर, मतलब पोल जाति वहां पर निवास करती थी जो जर्मनी था उसकी पूर्वी सीमा पर, और जो कि पोलैंड नामक जो एक देश था बाद में फिर वो बना। तो पोल जाति को सम्मिलित करके पृथक पोलैंड का निर्माण कर दिया गया तथा समुद्र तट तक पहुंचने हेतु जर्मनी के मध्य से एक पोलिस गलियारा दे दिया गया, एक गलियारा प्रदान किया गया जिसे क्या नाम दिया गया, पोलिस गलियारा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा चित्र के माध्यम से, ठीक है? आपने समझा इस बिंदु को कि जो पोलिस जाति के लोग थे, क्योंकि उस समय पर वो अल्पसंख्यक थे, ठीक है? तो पोलिस जाति के लोगों को मिलाकर के एक अलग देश बना दिया गया, उसका नाम दे दिया गया पोलैंड। अब चूंकि जो पोलैंड गठित हुआ वो समुद्री सीमा उससे नहीं लगती थी, तो समुद्री तट तक पहुंचने के लिए जर्मनी के बीच से एक रास्ता दे दिया गया, उसी रास्ते को पोलिस गलियारा कहा गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका स्लेस्विग पुनः डेनमार्क को दे दिया गया। हमने देखा था, ठीक है, कि 1865 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने सम्मिलित रूप से डेनमार्क पर आक्रमण करके स्लेस्विग और होल्स्टीन क्षेत्र को प्राप्त किया था। तो स्लेस्विग था जर्मनी के पास, तो अब जर्मनी से लेकर के किसको दे दिया गया, डेनमार्क को दे दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि ये देखिए ये जर्मनी है और जर्मनी के बाद ही यहाँ पर आपका ये जो है तो पोलैंड देश है, ठीक है। यहाँ पर तो जर्मनी के मध्य से ही क्या कर दिया गया, एक गलियारा दे दिया गया किसको, इस पोलैंड को, और उसका नाम रख दिया गया पोलिस गलियारा। पोलिस गलियारे के उत्तर में एक बंदरगाह था जिसका नाम था डेजिंग बंदरगाह, ठीक है। और दक्षिण में एक बंदरगाह है जिसका नाम था मेमन बंदरगाह। इन दोनों बंदरगाह जिन पर पहले जर्मनी का अधिपत्य था, अधिकार था, उसको जर्मनी से लेकर के और किसके अधिकार में रख दिया गया, राष्ट्र संघ के नियंत्रण में इन दोनों बंदरगाहों की देखरेख सुनिश्चित की गई वर्षाया की संधि में। तो ये प्रमुख राजनीतिक प्रावधान है जो कि जर्मनी पर आरोपित किए गए इस संधि के तहत। अब बात करते हैं हम आर्थिक प्रावधानों की, ठीक है, ठीक है। तो चूंकि अब ये जो संधि है, वर्षाय की संधि, कहा जाता है कि ये एक अपमानजनक थी, ये आरोपित संधि थी, ये बदला लेने की भावना से प्रेरित थी, ठीक है। चूंकि फ्रैंकफर्ट की संधि में भी फ्रांस चूंकि के साथ ये व्यवहार किया गया था जर्मनी के द्वारा, तो अब फ्रांस भी मौका चूंकि उसे अब मिला है, तो उसी मौके को भुनाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती ऐसे प्रतिबंध आरोपित कर दिए जर्मनी पर, ताकि जर्मनी गत भविष्य में वो ना तो इसके पास ऐसी सैनिक शक्ति हो, ना तो वो आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली रहे कि वो गत भविष्य में फ्रांस के ऊपर या किसी भी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण की नीति कर सके, ठीक है। तो आर्थिक प्रावधानों के तहत मैं बात करूं, जो पहला है आपका कि आर्थिक प्रावधानों के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर अधिकतम क्षतिपूर्ति है वो थोपने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने जब आकलन करने बैठे वो कि हम जर्मनी पर कितना क्षतिपूर्ति का आरोपण करें, तो वो इसका आकलन नहीं निकाल पाए। तो फिर मित्र राष्ट्रों ने ये जिम्मा भी जर्मनी पर ही थोप दिया कि जर्मनी अब आप ही एक काम करो, आप ही अपने देश में एक आकलन आयोग बनाओ जो कि कितनी क्षतिपूर्ति जर्मनी द्वारा देय होगा वो हमें बताए। लेकिन वो जो आपका आकलन आयोग होगा वो 1 मई 1921 तक अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। तो 1 मई 1921 तक जर्मनी $5 अरब मित्र राष्ट्रों को देगा, ऐसा निश्चित किया गया, ठीक है। $5 अरब, ये कम नहीं होता है उस समय पर। इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो मैंने बता दिया कि अधिकतम क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया था और एक आकलन आयोग गठित किए जाने का भी प्रावधान था, और $5 अरब 1 मई 1921 तक जर्मनी को देना था मित्र राष्ट्रों को, ठीक है। फिर थर्ड है कि जर्मनी के आर्थिक क्षेत्र जो कि कौन सा था, सार क्षेत्र पर 15 वर्षों के लिए फ्रांस का अधिकार माना गया। चूंकि अभी हमने यहां पर देखा कि जो फ्रांस का अल्सास और लॉरेन क्षेत्र था, इसका अधिकतम उपयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में किसने, जर्मनी ने। चूंकि ये लौह अयस्क यहाँ पे बहुत मात्रा में मिलता था, कोयला बहुल क्षेत्र था ये, तो इस क्षेत्र के कोयला और लौह अयस्क का प्रयोग किसने किया, जर्मनी ने किया। था किसका, फ्रांस का। तो अब कर दिया गया जो जर्मनी का सार प्रदेश है, जिसको हम रूर प्रदेश भी कहते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न था, ये भी कोयला बहुल क्षेत्र था, तो इस पर अधिकार मान लिया गया कि इस पर अधिकार 15 वर्षों के लिए किसका होगा, फ्रांस का अधिकार होगा। लेकिन 15 वर्षों के बाद इस सार प्रदेश में क्या करवाया जाएगा, एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा, ठीक है। जनमत संग्रह के उपरांत अगर उस सार प्रदेश की जनता जिसको अधिक वोट देगी, चाहे तो जर्मनी के पक्ष में मिल सकती है और चाहे तो फ्रांस के पक्ष में मिल सकती है। हालांकि जब वहां पर 15 वर्षों के उपरांत जनमत संग्रह करवाया गया तो वहां की जनता ने जर्मनी के पक्ष में मिलने के लिए पक्ष में अपना मत दिया था। तो 15 वर्षों के बाद सारे प्रदेश को जर्मनी में पुनः मिला दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 20 लाख टन के जहाजों का निर्माण मित्र राष्ट्रों के लिए करेगा जर्मनी, ऐसा भी प्रावधान रखा गया। मतलब 20 लाख टन क्या है, 20 लाख टन एक ये वेट है, ठीक है। तो इतने वेट तक के जहाज, भले वो संख्या में 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, लेकिन 20 लाख टन के जहाजों का निर्माण जो है जर्मनी करेगा, अपने लिए नहीं मित्र राष्ट्रों के लिए ये था। फिर नेक्स्ट है आपका कि जर्मनी प्रति वर्ष फ्रांस को 70 लाख टन कोयला, बेल्जियम को 80 लाख टन कोयला और इटली को 70 लाख टन कोयला मुहैया कराएगा। ये भी प्रावधान रखा गया वर्षाया की संधि में जर्मनी के लिए, ठीक है। तो ये अब आप सोच सकते हैं कि मतलब आर्थिक रूप से जर्मनी को इतना पंगु बना दो। अब ये जो सार प्रदेश है ये भी फ्रांस ने ले लिया,
साथ में फ्रांस को 70 लाख, बेल्जियम को 80 लाख, इटली को 80 लाख टन कोयला भी देना है, ठीक है। और ये 20 लाख टन के जहाजों को भी बनाकर देना है। साथ में आपको जो है 5 अरब डॉलर भी देना है। तो सोचिए कि इतने कड़े प्रावधान के तहत जर्मनी की अर्थव्यवस्था की तो रीढ़ ही टूट जाए। अभी तो प्रथम विश्व युद्ध तो उसने भी लड़ा ना, हानि तो आर्थिक रूप से वो भी उठा ही चुका है, लेकिन अब आने वाले कुछ वर्षों में उसको इतनी आर्थिक हानि और भी उठानी है। अब इसका नतीजा क्या होगा? तो उद्योग धंधे तो, कृषि व्यवस्था वैसे ही चरमराई पड़ी हुई है। अब उनको जो उठना आगे कुछ वर्षों में अगर वो उठ भी सकते थे तो अब उनको वो भी नष्ट कर दिया गया। ऐसे कड़े प्रावधान रखे गए जर्मनी पर। अब सैन्य प्रावधानों की बात कर ले। सैन्य प्रावधानों के अंतर्गत चूंकि सेना में तीनों अंग का प्रयोग किया गया था जर्मनी के द्वारा, थल सेना का, जल सेना का और हवाई सेना का, तो उन तीनों सेनाओं पर जो है कड़े प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए जर्मनी पर। तो चलिए इनकी बात करते हैं। पहला है आपका सैन्य प्रावधानों के अंतर्गत कि प्रारंभिक 12 वर्षों के लिए जर्मनी को में जो सेना रखने की जो निर्धारित मात्रा थी वो कर दी गई 1 लाख, कि जर्मनी प्रारंभिक 12 वर्षों में सिर्फ 1 लाख की जो है वो थल सेना रख पाएगा, ठीक है, उससे अधिक नहीं। नेक्स्ट है आपका कि निशस्त्रीकरण और हथियार बनाने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया, कि निशस्त्रीकरण पर तो सभी देशों को निशस्त्रीकरण करना था, लेकिन जो जर्मनी था वो अब ना तो किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र या हथियार अब वो नहीं बना पाएगा, ऐसा प्रावधान भी रखा गया। फिर थर्ड है आपका कि जो नौसैनिक है, नौसैनिक जहाजों को समाप्त कर और मात्र 15,000 सैनिक एवं 6 युद्धपोतों को रखना अनिवार्य कर दिया गया। अब नौसैनिक की बात करें तो नौसैनिक जो नौसेना जहाज है वो समाप्त, वो अब एक भी संख्या में जर्मनी नहीं रख पाएगा, लेकिन नौसैनिकों की संख्या भी निश्चित कर दी गई। कितनी? मात्र 15,000 नौसैनिक रखेगा जर्मनी, और साथ में 6 युद्धपोत भी रखेगा, उससे अधिक संख्या में नहीं रख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जर्मनी को हवाई सेना रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, कि जर्मनी में कोई भी हवाई सेना नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है राइन नदी के बाएं किनारे लगभग 31 मील तक की दूरी का जो क्षेत्र है वो सैनिक रहित कर दिया गया, मतलब वहां पर असैन्यकरण कर दिया गया। वहां पर जर्मनी अपनी सेना नहीं रख पाएगा, और तथा वहां का नियंत्रण कौन देखेगा? वो राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रख दिया गया। तो अब आप इसके प्रावधानों के ऊपर एक बार नजर डालें और थोड़ा सा खुद से आप एनालिसिस करें कि ऐसे सैन्य प्रावधान, ऐसे आर्थिक प्रावधान और ऐसे राजनीतिक प्रावधान के बाद कौन सा देश ऐसा है कि जो आर्थिक उन्नति करने का सपना देख सकता है? ठीक है, बिल्कुल नहीं देख सकता है। तो जर्मनी के लोगों ने भी नहीं देखा, लेकिन गत भविष्य में क्या होने वाला है उन्हें भी नहीं पता था। और इतने कड़े प्रावधान होने के बाद चूंकि फिर कुछ ऐसी पृष्ठभूमि बदलती है वैश्विक संदर्भ में कि फिर हमें विगत कुछ वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध देखने मिलता है, ठीक है। एक मार्शल फोच महोदय है, मार्शल फोच, ठीक है। मार्शल फोच महोदय ने वर्षाय की संधि के संदर्भ में कहा था कि यह संधि नहीं है बल्कि यह 20 वर्षों का एक युद्ध विराम है, ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी यह भविष्यवाणी रही होगी कि इतने कड़े प्रतिबंधों के तहत कोई भी राष्ट्र इन प्रतिबंधों के तहत जीवित नहीं रह सकता। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इन प्रतिबंधों को जर्मनी जो है तोड़ेगा, और जब तोड़ेगा तो निश्चित तौर पर वो जो मित्र राष्ट्र हैं वो मित्र राष्ट्र जो है जर्मनी पर पुनः आक्रमण करेंगे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण हम पढ़ते हैं वो यही है, पुलिस गलियारा। पुलिस गलियारे पर अधिपत्य स्थापित कर लेगा, चूंकि ये होता किसका है? पोलैंड का। तो जर्मनी जब वहां पर नाजीवाद उत्कर्ष पर होता है 1933 के बाद, जब हम पढ़ते हैं नाजीवाद का उत्कर्ष, नाजी दल जिसकी स्थापना एडोल्फ हिटलर के द्वारा की जाती है, और बाद में फिर आप देखेंगे कि इटली भी जो कि मुसोलिनी के नेतृत्व में वहां पर फांसीवाद का जन्म होता है, एक विचारधारा चल रही होती है। तो इटली और जो जर्मनी है वो एक संयुक्त रूप से मिल करके और संपूर्ण यूरोप में जो है इन वर्षाय की संधियों का उल्लंघन करने में लग जाते हैं, और राष्ट्र संघ तो वहां पर जो एकमात्र संस्था के रूप में कार्य कर रही होती है, और इनके तानाशाहों का वहां पर कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि जो मित्र राष्ट्र होते हैं वो भी तुष्टिकरण की नीति का सहारा लेते हैं, और इसका ही रिजल्ट हमें मिलता है कि विगत 21 वर्षों में हमें पुनः एक महायुद्ध देखने मिलता है जिसको हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से पढ़ते हैं।
तो ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये है वर्षाय की संधि के प्रमुख प्रावधान। अब हम बात करते हैं वर्षाय की संधि के दोष या वर्षाय संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन।